बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री आपके दिमाग पर एक गहरा इम्पैक्ट डालती है और आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का एक मेजर पोर्शन फिल्म इंडस्ट्री कवर करती है। आप वहाँ से जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हो उसे आप ना चाहते हुए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह अपने दिमाग में फीड कर लेते हो, जिसकी वजह से आगे आप ना भी चाहो तो भी आपका दिमाग उसी तरह सोचने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आपको सिस्टमैटिकली दिखाई जा रही हैं। आज के दौर में इंडियन फिल्म्स इंडियन मीडिया से ज़्यादा अलग नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे न्यूज़ वाले ईमानदारी से सरकार से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद हमारे खिलाफ खुलकर नफरत फैलाते हैं, जिसके बाद हमारी कम्युनिटी को पता लग जाता है कि ऐसा कर रहा है, इसलिए हम उनका बॉयकॉट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, हमने उन्हें देखना ही बंद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन फिल्म्स ये आपको एक शहद देते हैं। अब आपके हाथ में जब वो शहद आ गया तो आप उसे चाट चाट कर पूरी फिल्म देख लेते हो, उसके एंटी मुस्लिम होने के बावजूद भी, कि क्या हो गया, ये तो सिर्फ एक मूवी। और ये थॉट काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान के एक बड़े मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि क्या हो गया, ये तो सिर्फ एक मूवी है, एक मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए। अरे तुम्हें देखना है तो देखो, लोगों को क्यों मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये डायरेक्टर की सोच है, उसके आकाओं की सोच है, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी इस तरह सोचे, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने ही बारे में इस तरह सोचे। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए और सही न्यूज़ आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आपको हमारे न्यूज़ ऐप टीएमपी न्यूज़ को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ टीएमपी न्यूज़ सर्च करना है, इस ब्लू लोगो के साथ ये वाला ऐप आएगा, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। सारी की सारी सर्विसेज कंप्लीटली फ्री हैं। यहाँ पर एनालिसिस, आर्टिकल्स और लाइव अपडेट्स आती हैं। इस न्यूज़ ऐप की सारी सर्विसेज कंप्लीटली फ्री हैं ताकि इसे हर कोई एक्सेस कर सके। लेकिन फिर भी हमने वॉलंटियर सब्सक्रिप्शन प्लान बनाया। आप इन 3 अमाउंट्स में से कोई एक अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पर मंथ सब्सक्रिप्शन है जो आपको हर महीने लेना होगा, ताकि हम अपने स्टाफ मेंबर्स को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकें और इसे बड़ा कर सकें, ताकि और भी तेज़ी से आपके पास न्यूज़ आए और बड़े लेवल पर आए। साथ में जो भी ऐप को डाउनलोड कर रहा है वो सब हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, उसे लाजमी तौर पे आप ज्वाइन कर लेना। इंडिया की मोस्टली मूवीज़ पूरी तरह कम्युनल हैं, कुछ सीधे तौर पे और कुछ में ये टेक्निकली पाकिस्तान को लेकर आते हैं, जिसमें देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं होता, जो होता है मिला जुलाकर मुसलमानों के खिलाफ होता है। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि कवर दे सके। अब जब आप इनसे पूछने जाओगे कि ये क्या बनाया तूने, हम तेरे खिलाफ केस करेंगे, तब ये कहेगा कि तुम्हारे खिलाफ थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हो। जबकि आप साफ तौर पे उस मूवी के अंदर देख सकते हो कि दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, इस्लामिक अटायर, हमारे एक दूसरे से मुखातिब होने का तरीक़ा, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद वो एक मुसलमान पोर्ट्रे करेगा जो रवैये में वायलेंट, अल्लड़, अनपढ़ और जाहिल है। उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो हिंदुओं को ख़त्म करना चाहता है। यही उसकी ज़िंदगी का एक लौता मकसद है। अब पाकिस्तानी मुसलमान मतलब इक्वल्स टू इंडिया का मुसलमान। फिर एक और बार इक्वल्स टू लगाओ, इंडिया और पाकिस्तान हटा दो, मुसलमान। मुसलमान इस तरह के होते हैं। आप जब जाओगे तो क्या बोलेंगे, हम तो पाकिस्तान के इस्लाम, पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मौलवी, पाकिस्तान की शरीयत और पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों है? हम तो पाकिस्तान की मुसलमान बहन बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों है? मूवीज़ उनके खिलाफ, लेकिन कल्चर, कपड़े और बोलचाल वो इंडिया के मुस्लिम्स का। ब्रॉडर सेंस में इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मूवीज़ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है थ्रू आउट दी हिस्ट्री किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने में, यहाँ तक कि जेनोसाइड में भी। 1945 से पहले के जर्मनी में, यानी कि नाज़ी जर्मनी में, हिटलर ने एक लॉन्ग कैंपेन जब यहूदियों के खिलाफ चलाई तो न्यूज़पेपर और रेडियो का तो यूज़ किया ही, लेकिन उसके साथ इन्होंने यूज़ किया मूवीज़ का, जो उनका सबसे बड़ा हथियार था। इन्होंने दर्जनों मूवीज़ यहूदियों के खिलाफ निकाली ताकि आम लोगों के बीच में परसेप्शन को पूरी तरह चेंज कर दिया जाए, वो भी यहूदियों से नफरत करने लगे, ताकि जब ये यहूदियों का कत्लेआम करेंगे तो वो चीज़ जस्टिफाइड होगी। उस चीज़ को हम पहले ही सही साबित कर चुके होंगे इन मूवीज़ के ज़रिए। इससे 20-25 साल पहले 1915 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक मूवी आई थी, द बर्थ ऑफ अ नेशन, जिसमें वाइट एक्सट्रीमिस्ट और सुपर मैसिस्ट प्रोपेगेंडा दिखाया गया था कि अमेरिका वाइट क्रिश्चियंस की ज़मीन है, ब्लैक्स क्रिमिनल्स और पैरासाइट्स हैं। ये बेस कर रही थी 1860s के अमेरिका में शुरू हुए एक मूवमेंट पर, ट्रिपल के, द राइज ऑफ द कू क्लक्स क्लैन, जिसमें यह कहा गया है कि वाइट प्रोटेस्टेंट्स ये बाकी सारे लोगों से सुपीरियर होते हैं। इसके अंदर ये दिखाया गया था कि जो वाइट्स लोग हैं ये बहुत अच्छे, सिविलाइज, समझदार, हीरोज़ हैं, बहुत बढ़िया लोग होते हैं।
दूसरी तरफ ये जो ब्लैक्स हैं, ये क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, चोरी करते हैं, नौकरियां खा रहे हैं, ये वाइट्स की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, बड़े जालिम लोग हैं। तो इसीलिए क्योंकि वाइट्स मेजॉरिटी में थे, वाइट्स प्रॉस्पेरियस थे, वाइट्स अमीर भी थे, ब्लैक तो गुलाम बनकर उस ज़मीन पर आया था, तो इन वाइट्स ने उस मूवी को देखने के बाद ब्लैक्स के ऊपर जुल्म किया। उनकी मॉब लिंचिंग्स हुई, उनके मर्डर्स हुए, उनके बिजनेसेस को तबाह कर दिया गया, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। एक मूवी ने ब्लैक्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए थे। तो जब भी कोई कहे ना कि ये सिर्फ एक मूवी है, तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोपागेंडा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। और मूवीज लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट करती हैं। 1998 में एक और मूवी आई थी स्क्रीम, उसे देखकर दो जवान बच्चों ने अपने रिश्तेदार को चाकुओं से गोद डाला। इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट स्क्रीम देखकर बहुत सारे बच्चों ने किए। अगर आप इंडिया की मूवी हिस्ट्री उठाएंगे और देखेंगे कि लोग उससे कैसे मोटिवेट होते हैं, तो मूवीज देखकर लोग मर्डर्स कर रहे हैं, रॉबरी को अंजाम दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इन मूवीज में मुसलमानों के खिलाफ जिस लेवल का प्रोपेगेंडा है वो आपके और मेरे लिए डेंजरस है। वो कैसे? मैं आपको 3 मूवीज का एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली मूवी है बारामुल्ला। बारामुल्ला कश्मीर की एक सिटी है, उसी के नाम पर इस मूवी का नाम रखा गया क्योंकि स्टोरी वहां की है, जो इमेजिनरी स्टोरी बनाई गई है। उस स्टोरी में दिखाता है कि 1990s में जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगे हो रहे थे, उसी वक्त एक फैमिली अपने घर में थी। वहाँ पर एक मुसलमान बच्ची अपनी एक हिंदू पंडित दोस्त के साथ उसी के घर में खेल रही होती है, उसकी माँ भी वहाँ होती है। उसके बाद दंगे शुरू हो जाते हैं, लोग इनके घर की तरफ बढ़कर आते हैं। माँ और बेटी जो हिंदू होते हैं वो छुप जाते हैं। अब वहाँ जो मुसलमान बच्ची होती है जिसकी उम्र महज 6-7 साल होगी, वो उठती है, बाहर जाती है, कुछ देर के बाद अपने साथ एक घुसैल भीड़ लेकर आती है। वो भीड़ अंदर आती है, उन्हें नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ छुपे हैं, मतलब वो कश्मीरी पंडित वमन और उसकी बच्ची, इस लड़की की दोस्त। तो ये बच्ची अब बताती है कि वो लोग कहाँ छुपे हैं, उनकी जगह भी बता देती है। ये लोग जाकर उन दोनों को वहाँ मार देते हैं। ये स्टोरी है। यहीं पर स्टोरी इतनी ब्रूटल हो गई जहाँ ये साबित हो गया है कि ये मुसलमान बच्ची को दंगाई साबित करने पर लगे हुए हैं, लेकिन इतने में इनका दिल नहीं भर रहा। अब वो बच्ची बड़ी होती है और बड़े होकर एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिसमें फिर से 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। वहाँ पर उन्हें लाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस किया जाता है। फिर दंगों के 32-33 साल के बाद प्रेजेंट टाइम में उसी घर के अंदर जो कश्मीरी पंडित फैमिली का घर होता है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर आता है जो मुसलमान होता है, उसकी बेटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हो जाती है। ये पूरी स्टोरी इसी तरह घूमती रहती है। फिर पता लगता है कि उस घर के अंदर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। उस घर में भूत हैं, यानी कि वही लोग जो वहाँ मारे गए थे उनकी आत्मा वहीं पर है। अब वो लोग फ्रस्ट्रेट हैं कि बताओ बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, बच्चों के मन में इतना जहर भर दिया हमारे खिलाफ। तो वो लोग वहाँ से उन बच्चों को गायब कर रहे होते हैं जिनको वो लड़की बड़े होकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर रही होती है। ये स्टोरी थी एक कंप्लीटली एंटी मुस्लिम स्टोरी। मुसलमानों के बच्चे दंगाई, मुसलमानों के बच्चे टेररिस्ट, लेकिन मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ़ उसी मूवी को देखने जाएगा और इन डायरेक्टर्स को अमीर करेगा। कश्मीरी पंडित्स के एक्सॉडस को कोई भी सिविलाइज सोसाइटी कंडेम करेगी, लेकिन उसके बाद क्या? कश्मीर के अंदर टोटल वायलेंस का क्या? 20,000 सिविलियन डेथ्स का क्या? ह्यूमन राइट वॉचडॉग्स की रिपोर्ट है। उन सारी चीज़ों का क्या होगा? मूवी बन जाए उस पर भी। अच्छा, अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री उठाता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दंगा 1984 का एंटी सिख राइट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट डेटा ये कहता है कि सिर्फ दिल्ली में 3,000 लोग मारे गए थे और पूरे हिंदुस्तान में 4,000 लोग। ये गवर्नमेंट डेटा कह रहा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के डेटा को लात मार देते हैं और सिख ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा लेते हैं जो ज़्यादा करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग 10,000 से 20,000 के करीब सिख मारे गए। 1984 दिल्ली की पॉपुलेशन ही क्या थी? तब 20,000 लोग दिल्ली की सड़कों पर मारे गए हैं। एक बार जरा पता करो कि मारने वालों का मजहब क्या था और मरने वालों का क्या। डॉक्यूमेंट्रीज एंड न्यूज चैनल्स पर बुजुर्ग खुद ये बात बता रहे हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाली भीड़ कौन थी, वो किस तरह के नारे लगा रही थी और उनका मजहब क्या था। जरा इन पर भी मूवी बनाओ, और जब भी मूवी बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वहां पर भी आपको बहुत अच्छे से बच्चों के रोल को हाईलाइट करना है कि वो कैसे दंगों और टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विस थे और कैसे बाद में सुपरनैचुरल तरीके से उनसे बदला लिया गया। और कुछ कहते हैं कि ये तो कम्युनल वायलेंस था ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल वायलेंस था। अगर ये पॉलिटिकल वायलेंस था तो इसके अंदर कम्युनल नारे क्यों मारे जा रहे थे? इसके अंदर गुरुद्वारों को क्यों जलाया गया? उनकी स्क्रिप्चर्स को क्यों जलाया गया? उनकी रिलीजियस साइट्स को क्यों वेंडलाइज किया गया? उनकी दाढ़ियों को क्यों जलाया गया? उनके टर्बन्स को क्यों खींच खींच के जलाया गया? वो सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि वाकई में ही वो एक रिलीजियस वायलेंस था
जो एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पर कर रही थी, क्योंकि उस कम्युनिटी की लीडर मारी गई थी। और इस इंसिडेंट से 15 साल पहले 1969 में इंडिया की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा दंगा हुआ था, 1969 एंटी मुस्लिम राइट गुजरात। हम कहते तो हैं कि 2002 का दंगा सबसे बड़ा दंगा था मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन ने 69 के दंगों को ऐसे कवर किया कि आज तक हमें पता ही नहीं और हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। उसके बाद भागलपुर में दंगा हुआ, गुजरात में वो दूसरा वाला हुआ, मलियाना के अंदर वो इंसिडेंट्स हुआ। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर छोटे बड़े हज़ारों इंसिडेंट्स मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिखों के अगेंस्ट पूरे इंडिया के अंदर हुए हैं, हर एक माइनॉरिटी के साथ। कौन कर रहा था? एक बार ज़रा उनके मज़हब के साथ एक बढ़िया सी मूवी बना दो। जिन लोगों ने वो मूवी बनाई थी उन्हीं लोगों ने एक और मूवी बनाई थी, आर्टिकल 370, डायरेक्टली गवर्नमेंट के सपोर्ट में मूवी। सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, अब तो समझ जाओ कि ये सब कौन करवा रहा है। एक और मूवी है जो अभी रिसेंटली निकली है, धुरंधर। इस मूवी के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा दिखाया गया, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट्स सारे के सारे। इसमें मुस्लिम आइडेंटिटी को एक विलन के तौर पे दिखाया गया है, दाढ़ी, कुर्ता, टोपी, इंशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी ऑडियंस के बीच में ये एक एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे थे, जिसमें ये एक हद तक कामयाब हुए हैं, जहां पर ब्रुटैलिटी, क्रुएलिटी, लड़ाई, ये सारी चीज़ें मुस्लिम्स के साथ जोड़कर दिखाई गई। इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं था सिवाय इसके मोटो के, वो ये कि मुसलमान बुरा और वायलेंट होता है और मुसलमान अच्छा हो ही नहीं सकता। वो कैसे? पाकिस्तान के अंदर उनके एक नेशनल हीरो थे, चौधरी असलम, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर जो कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, गैंगस्टर्स और टीटीपी से लोहा लेता है, उनके एनकाउंटर्स करता है। उन्होंने बड़े लेवल पर अपनी सारी ज़िंदगी ऑपरेशंस किए, जिसके अंदर बहुत सारे गैंगस्टर्स और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट का एनकाउंटर किया गया। पाकिस्तान में वायलेंस को ख़त्म करने के लिए वो एक वक्त पे बड़ा नाम बन गए थे। लेकिन चौधरी असलम के कैरेक्टर को भी इस मूवी के अंदर बुरा दिखाया गया। बॉलीवुड के पास कोई वजह नहीं थी कि वो चौधरी असलम को विलन बनाए, लेकिन फिर भी उसने किया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो लिबरल्स को सुन के बहुत बुरी लगेगी। चौधरी असलम एक मॉडरेट, लिबरल और सेकुलर मुसलमान थे, ठीक वैसा ही मुसलमान जैसा बीजेपी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बनाना चाहती है, लेकिन हम बनने को तैयार नहीं है, ना हम बनेंगे। पर फिर भी चौधरी के इनकी सारी उम्मीदों पर खड़े होने के बावजूद इन्होंने उनके कैरेक्टर के साथ नाइंसाफ़ी की है, महज इसलिए क्योंकि नाम चौधरी असलम था। इन्हें सिर्फ नाम दिखाई देता है और दूसरी चीज़ नहीं। तो आप जो लिबरल्स हैं उनके लिए अलार्मिंग बेल है, ज़रा समझ जाओ, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के तलवे चाटने से कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे साथ वही करेंगे जो उन्होंने इस फिल्म में चौधरी के कैरेक्टर के साथ किया है। इस फिल्म में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ ये थी, यहाँ पर बलोच मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है, वो ये कि मगरमच्छ और बलोच पर यकीन करना एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि आप मगरमच्छ पे तो यकीन कर नहीं सकते, इसका मतलब आप किसी बलोच पर भी यकीन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान एक प्रोविंस है जिसकी 40% पॉपुलेशन बलोच है। उनके चीफ मिनिस्टर्स सारे बलोच हैं, उनका प्रेसिडेंट बलोच है, एक लंबे वक्त तक उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन बलोच थी। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आकर इस आइडिया को डिबंक करें और अपने यहाँ रह रही इतनी बड़ी कम्युनिटी की ऐसे बेइज्जती ना होने दें। लेकिन मेरा मकसद उन लोगों को डिफेंड करना नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को कर लेंगे। पर फिर भी बॉलीवुड को एक बार होमवर्क करना चाहिए था हिंदुस्तान के लिए। इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है और बलोच कम्युनिटी भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। पुराने वक्त में बहुत सारे बलोच लोग हिंदुस्तान हिजरत करके आए थे जो आज इस बड़ी कौम का हिस्सा हैं। अगर आप इनकी बेइज्जती करेंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बलोच कम्युनिटी पर आंख बंद करके यकीन है, ये बहुत बहादुर लोग हैं, सोच समझ कर बोला करो। तीसरी मूवी है छावा। इसमें बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के कैरेक्टर को एक विलन के तौर पे दिखाया गया है, यानी कि वो भी बॉलीवुड के एक टिपिकल मुसलमान की तरह थे जिनके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं होता था, इसीलिए वो हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने फौज बना रखी थी, वो कभी हिंदुओं के मंदिर तोड़ती थी, वो कभी हिंदू एम्पायर्स पे हमला करती थी, कभी हिंदुओं का घरों में घुसकर जेनोसाइड करती थी। ये नैरेटिव उनके लिए सेट कर रहे हैं। इनको आज से 500 साल पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। इनको जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं उनको आज के हिसाब से तौलना है। ये उस वक्त की सियासत को आज के हिसाब से कॉमनल रंग देते हैं। तारीख का इतना बड़ा कैरेक्टर जिनके एडमिनिस्ट्रेशन में 90% से ज़्यादा हिंदूज़ हैं, जिनकी कंट्री की पॉपुलेशन में 90% से ज़्यादा हिंदूज़ हैं, जिनके दरबार में 50% से ज़्यादा हिंदूज़ हैं, जिनके यहाँ उनकी फ़ौज के अंदर एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, उनके पास कोई काम नहीं है जो वो अपना एम्पायर खुद बर्बाद करेंगे हिंदूज़ के ऊपर जुल्म करके। कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, बात यहाँ पर मराठों के बारे में हो रही है। ये बताओ ज़रा कि बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़ौज दक्कन में भेजी थी
उस फौज के जनरल्स कौन थे और उस फौज के अंदर मेजॉरिटी कौन लोग थे? सारे के सारे हिंदूज थे। मतलब हिंदूज औरंगजेब की तरफ से लड़ने आए हैं मराठों से, जो खुद भी हिंदूज हैं। वो एक अलग सोसाइटी थी, एक अलग ज़माना था, एक अलग वक्त था। 500 साल पहले की सोसाइटी को आज की सोसाइटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की सोसाइटी अलग हो चुकी है। अब ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त जो बाकी सारे हिंदू एम्पायर्स थे वो आपस में सिविलाइज तरीके से रहते थे, जैसे 21st सेंचुरी में एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाकर रखते हैं। औरंगजेब ने एक खूंखार फौज पाल रखी थी जो लगी हुई थी हिंदुओं को मारने में। बीजेपी कुछ समझने के लिए इनके लिए बीच का कोई रास्ता छोड़ ही नहीं रही है। उसने इस्लामिक हिस्ट्री को सिलेबस से निकाल दिया है, और ये हमारे लिए भी बहुत बुरी बात है। वो इसलिए क्योंकि हमारा अपना बच्चा सिलेबस में वो चीज़ें पढ़ेगा नहीं, और वो तो सिलेबस ही नहीं पढ़ रहा है तो अलग से क्या हमारी हिस्ट्री जानेगा। इसका मतलब ये है कि उसके लिए भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह की मूवीज़ होंगी, तो वो अपने दिमाग में बाबा हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और बाकी मुस्लिम कैरेक्टर्स के बारे में नेगेटिव थॉट्स बनाएगा। बाकी मैं इन जानवरों के लिए बस इतना कहूँगा कि तुम कहाँ हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी अकल पे वैसे ही पत्थर पड़े हुए हैं, इतना माथा मत फोड़ो। अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस जानना है उस ज़माने में और इस ज़माने में, तो मराठा रेड्स के बारे में पढ़ लेना जो इन्होंने गुजरात पे की थी या हिंदू एम्पायर्स पे की थी। तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों ज़मानों में कुछ तो फ़र्क है। अब इस पर लिबरल्स ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब को ही तो बोल रहे हैं, बोल लेने तो क्या फ़र्क पड़ता है। औरंगज़ेब को बोलना कोई इस्लाम को टारगेट करना थोड़ी है। तो मैं इस बात को नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और उन्होंने साउथ एशिया में मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने साउथ एशिया में इस्लाम को मजबूत किया है, और वो बातें हम सारे मुसलमान जानते हैं। लेकिन चलो एक बार को इनकी बात को रख लेते हैं कि क्या ही हो जाएगा, ये सिर्फ अपना गला फाड़ेंगे और क्या होगा। ना तो ये हिस्ट्री में औरंगज़ेब का कुछ बिगाड़ सकते थे, ना आज कुछ कर सकते हैं। तो बात औरंगज़ेब की नहीं है, बात तुम्हारी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की है। वो कैसे? क्योंकि यहां पर इनका नैरेटिव औरंगज़ेब को टारगेट करना नहीं है। इन्हें भी अच्छे से मालूम है कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका टारगेट तुम हो, क्योंकि औरंगज़ेब इक्वल्स टू मुगल, मुगल इक्वल्स टू मुसलमान, और मुसलमान इक्वल्स टू ऑपरेशर, जालिम। वो जालिम जो आज तक पूरी तारीख हिंदुओं के ऊपर जुल्म करता हुआ आया है। 1947 से पहले मुत्तहिद हिंद में हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर रहा था, फिर 1947 के बाद आज़ाद हिंद में भी हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर रहा है। केरल में, कश्मीर में, बंगाल में, हर जगह तो जुल्म कर रहा है। अगर आपको सही से जानना है तो आप ये सारी मूवीज़ देख लो जिसको बीजेपी ने स्पॉन्सर्ड किया है। बुक्स इन्होंने बैन कर दी, मूवीज़ चला दी हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उबलेगी तो उसको क्या करना चाहिए? बदला लेना चाहिए। बदला कहाँ लेने जाएंगे? पाकिस्तान? नहीं। बांग्लादेश? नहीं। बदला लेंगे इंडिया के मुस्लिम से। मतलब इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग और सड़कों पर गाय के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हमले, इन सारी चीज़ों को हिंदुस्तान के अंदर न्यू नॉर्मल बना दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें पहले से ही जस्टिफाइड कर दी गई हैं इन मूवीज़ में कि क्यों ये सही है। और सबसे ज़्यादा खतरे में है ये लिबरल्स, क्योंकि आप चिपकना चाह रहे हैं हमसे। तो अगर कोई अच्छे से बात करेगा तो हम उससे अच्छे से बात करेंगे, और अगर हमें कोई नशा दिखाएगा तो हम जाकर नशा उतार देंगे। अब एक बड़ा तबका वो भी है कि हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो मूवीज़ देखते ही नहीं। अगर मूवीज़ सभी ना देखें फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उस पैसे को किसी ऐसी जगह इस्तेमाल कर पाएंगे जहां पर हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएं। जब आप हिंदुस्तान घूमोगे तो समझ में आएगा कि जो पैसा हम कहीं भी बर्बाद कर देते हैं वो पैसा कहीं भी बर्बाद करने लायक नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी की बहुत बुरी हालत है। क्योंकि मेरी मानो तो मूवीज़ को हमेशा के लिए देखना बंद कर दो, और जो पैसा तुम वहाँ खर्च करते हो उसे मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लगाओ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं मूवीज़ नहीं देखता। मेरे लिए कोई भी मूवी काला अक्षर भैंस बराबर है। ये जो मैंने आपको मूवी के बारे में बताया भी है, इन मूवीज़ के बारे में मैंने AI से जानकारी निकाली है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, हो सकता है उनमें गलतियां हों और मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो जिन्होंने भी देखी होंगी उन्हें पता होगा कि गलती हुई हैं। लेकिन यहां पर आ जाता है ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन और पब्लिक का परसेप्शन, जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया शेप कर रहा है। उसकी वजह से मेजॉरिटी लोग वैसे ही सोचते हैं। मिसाल के तौर पे पूरे साउथ एशिया में 200 करोड़ लोग हैं, और इन 200 करोड़ लोगों में से 35% मुस्लिम्स हैं, 55% हिंदूज हैं, और रिमेनिंग सारी दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगी। ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। और इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा बोली और अंडरस्टैंड की जाने वाली लैंग्वेज हिंदवी है, हिंदी और उर्दू। पूरा नॉर्थ इस ज़ुबान को समझता है, बोलता है। पाकिस्तान इस ज़ुबान को समझता है, बोलता है। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में भी इस ज़ुबान को समझा जाता है। ईस्टर्न अफगानिस्तान में भी लोग इसे समझ लेते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी लोग इसे समझ लेते हैं।
तो इसलिए ये साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में ये लोग फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं और इस पूरे साउथ एशिया के अंदर लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और उनको कंज्यूम करने की वजह से जब ये इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाते हैं तो ये लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ती हैं। अब हम सारे इंसान हैं, हमें इमोशंस हैं, हम सही और गलत जानते हैं। तो ये लोग परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि देखो कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया, स्पेसिफिकली मुसलमानों ने हिंदुओं पर, ताकि लोग एक तरह से सोचना शुरू करें। क्योंकि वाकई में ही अगर तुम्हें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है ताकि जो माजी में हुआ वो इन फ्यूचर ना हो, तो फिर तुम्हें एक बार हमसे डिस्कस कर लेना चाहिए कि किस पर मूवी बनानी चाहिए। हम तुम्हें टॉपिक्स देंगे। 1984 एंटी सिख राइट्स, 1989 एंटी मुस्लिम राइट्स गुजरात, 2002 एंटी मुस्लिम राइट्स गुजरात, मलियाना मसैकर, ईदगाह मसैकर, या फिर 2025 अटैक ऑन क्रिश्चियंस अभी इस वक्त चल रहा है। हिंदुस्तान की सारी माइनॉरिटीज़ को इस बेवकूफ़ी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम 25% एक साइड आ सकें और पॉलिटिकली यूनाइट हो सकें और इस पागलपन को रोक सकें। वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बड़े पर्दे पर खालिस्तान और रैपिड कन्वर्जन बाय रेड क्रॉस जैसी मूवीज़ आएंगी और माइनॉरिटीज़ के लिए हालात और बिगड़ जाएंगे। हमारे लिए पॉलिटिकली मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनकी फैलाई नफरत को रोक सकें। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।